नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। स्वागत है आपका न्यूज 24 डिजिटल में। तो महाराष्ट्र में एक तरफ सियासत किस तरह से करवट बदलने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ बिहार में भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल हुआ यह है कि AIMIM जिसका नेतृत्व करते हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनके बिहार के अंदर 5 विधायक थे, लेकिन अब सिर्फ एक बचा है। 4 विधायक चले गए हैं RJD में, जिसका नेतृत्व करते हैं तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव की जो अब ताकत है वो और बढ़ गई है बिहार के अंदर, और उनके पास ओवरऑल 80 विधायक हो गए हैं, जो कि सबसे ज्यादा हैं अभी फिलहाल की स्थिति में। तो ऐसे में जो करवट बदल रही है बिहार की राजनीति, उसको लेकर आज हम बात करने वाले हैं। वरिष्ठ पत्रकार संजीव त्रिवेदी जी हमारे बीच है। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो बिहार के अंदर क्या चल रहा है? ओवैसी एकदम से उनके 4 विधायक उठते हैं और पहुंच जाते हैं तेजस्वी जी की पार्टी में, और रातों रात ये चेंज होता है। ऐसा नहीं कि कोई सुगबुगाहट थी या कुछ था। क्या चल रहा है वहाँ पर? हिमांशु, इसमें देखिए, जो मसला है वो तेजस्वी यादव से संबद्ध कम और ओवैसी के नाम से संबद्ध ज़्यादा है। क्योंकि ओवैसी जिस मुहिम पर चले हैं पूरे देश में मुसलमानों को एक पार्टी में और अपनी पार्टी में लाने की, उस मुहिम को सबसे बड़ी सफलता अभी तक हैदराबाद के बाहर अगर कहीं मिली थी तो वो था बिहार। ठीक है। जब 2020 के चुनाव में अचानक से ये सामने आई बात कि 5 विधायक चुन करके ओवैसी के पार्टी के आए, और उस वक्त ये भी कहा गया कि दरअसल अगर हार हुई है RJD की, तो उसकी एक मुख्य वजह असदुद्दीन ओवैसी थे। ठीक है। असदुद्दीन ओवैसी ने 2015 में भी बहुत कोशिश की थी और 2020 में भी उन्होंने चुनाव लड़ाया था, लेकिन 2020 के चुनाव में सफलता उन्हें मिली थी। उस सफलता से उत्साहित होकर के उन्होंने कलकत्ता में अपना दफ्तर बनाया। बंगाल का चुनाव वो बहुत शिद्दत से लड़े, लेकिन वहाँ पे सफलता उन्हें नहीं मिली। उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव आए। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से कोशिश की। इस बीच दिल्ली में भी कोशिश की गई, और उसके बाद तो सिलसिला निकल गया। देखिए, चाहे वो महाराष्ट्र है, इस वक्त वो मध्य प्रदेश में चुनाव, वहाँ के नगरीय चुनाव में वो प्रचार कर रहे हैं, वो गुजरात में लड़ रहे हैं, वो राजस्थान में लड़ रहे हैं। तो ऑल इंडिया पार्टी की तरह वो घूम रहे हैं, और सिंगल मैन आर्मी की तरह उनकी पार्टी है। असदुद्दीन ओवैसी उसका सबसे बड़ा चेहरा है या एकमात्र चेहरा है। तो ऐसे में बहुत से मुसलमान इस बात को लेकर के बहुत पॉजिटिव भी थे। उन्हें लगता था कि मुस्लिम में एक नेतृत्व जो है आज तक लैक किया है, और मुसलमानों के नेता हमेशा ये जो OBC पार्टियां हैं, जो RJD या समाजवादी पार्टी, इस तरह की पार्टियां, या BSP, इस तरह की पार्टियां, या फिर बहुत लंबे अरसे तक कांग्रेस हुआ करती थी आज़ादी के बाद से, लेकिन उनका अपना एक नेतृत्व सामने आया है जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। और सफलता के तौर पर बिहार को उदाहरण के रूप में पेश किया जाता था, और आज ये उदाहरण भी खत्म हो गया। तो इसलिए मसला ये तेजस्वी से ज़्यादा, तेजस्वी पे बात होगी, लेकिन उससे ज़्यादा ये एक झटका जो है वो असदुद्दीन ओवैसी को है। स्वीकार्यता लग रही है कम होने लगी है क्या ओवैसी की, कि उनके ही विधायक, उनके ही खेमे के अब जाकर दूसरी पार्टियों में मर्ज हो रहे हैं? उनकी स्वीकार्यता कम हो रही है ऐसा नहीं मानूंगा मैं, इसलिए कि असदुद्दीन ओवैसी की जो सभाएं होती हैं, और कुछ सभाएं मैंने अटेंड की हैं, वो सभाएं जो वहाँ उनको सुनने वाले लोग होते हैं हिमांशु, वो बड़े मंत्रमुग्ध और बड़ी आस्था के साथ आते हैं उनकी सभाओं में। और जो बातें असदुद्दीन को कहते हैं वो मुस्लिम समाज के ताल्लुक से वो बातें बहुत सच से दूर तो होती नहीं हैं, वो हकीकत होती है। मुस्लिम समाज का आईना वो दिखाते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, आपने जिनके लिए वोट किए उन्होंने आपको क्या दिया, शिक्षा का दर क्या है आज की तारीख में मुस्लिम्स के बीच में, नौकरियां कितनी सरकारी नौकरियों में हैं आज की तारीख में। आप ये देख लीजिए कि राजनीति में क्या रिप्रेजेंटेशन है मुस्लिम समाज का। और इस तरह से वो जो आंकड़े जब गिनाते हैं तो उसमें ये भी कह देते हैं कि सच्चर कमीशन की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि दलितों से भी बहुत बुरी स्थिति भारत देश में बहुत जगहों पर मुसलमानों की है। तो वो बातें तो सही कहते हैं, लेकिन अब दिक्कत इस बात को लेकर है कि मुस्लिम एक वोट बैंक के तौर पर वो चाहते हैं इकट्ठा कर लें,
और इस बात को वो कहते भी हैं कि अकेले मुस्लिम तो भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकता है। उनके साथ कोई जुड़ नहीं रहा है, उनके साथ नहीं जुड़ रहा है क्योंकि वो धर्म की राजनीति करते हैं और हमारे देश में धर्म की राजनीति कह करके किया नहीं जाता है। तो अगर वो धर्म की राजनीति करेंगे तो कोई भी सेक्युलर पार्टी उनके साथ जुड़ती नहीं है। तो मुस्लिम वोट बैंक शायद ये सोच रहा है कि उनको सपोर्ट करना कितना उचित है। ये तो एक बात हो गई कि जनता का सपोर्ट उनको कितना है। उनके जो नेता हैं, क्या उनके अंदर स्वीकार्यता कम हो रही है? सवाल ये भी बनता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर 5 लोग चुने गए हैं और कल को उनको अपना भविष्य असदुद्दीन ओवैसी के अलावा कहीं और दिखने लगे तो स्वीकार्यता का मसला तो है। पर अब देखिए कि ये विधायक जो गए हैं, 5 में से 4 विधायक और एक अख्तरुल इमाम रह गए क्योंकि वो अध्यक्ष हैं प्रदेश में और सबसे पुराने वफादार सिपाही ओवैसी के कहे जाते हैं। पर ये वो इलाका था हिमांशु, बिहार का, जिसे सीमांचल कहा जाता है। और सीमांचल में जो मुस्लिम आबादी है अमूमन वो ज़्यादा है बिहार के दूसरे इलाकों से या देश के दूसरे इलाकों से। जैसे एक ज़िला है किशनगंज। अब किशनगंज जो कि बॉर्डरिंग इलाका है, बंगाल का कुछ हिस्सा बांग्लादेश की तरफ भी जाता है, तो इस इलाके में मुस्लिम्स ज़्यादा हैं और उनकी आबादी जो है वो कहीं 55%, कहीं 60%, इस तरह से है। बांग्लादेश बहुत पास में है। तो इस इलाके से अमूमन ये होता था कि कांग्रेस जीता करती थी और उसके बाद आरजेडी या जेडीयू। तो मुस्लिम समाज ने ये सोचा कि भाई इन्हें वोट देते हैं, क्यों ना हम ओवैसी को दें। और ओवैसी की सभाएं मैं आपको बताऊं, मैंने उस इलाके में किया है, इतने मंत्रमुग्ध होकर के वहाँ के नवयुवक, वहाँ के बुजुर्ग सुना करते थे, क्योंकि वो लगता था कि जैसे उनकी बातें कही जा रही हैं। और ख़ास तौर पर जब वो भाषण देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि किसी पीर फकीर की तरह उन्होंने उस तरह से अपने आप को एक ढाला है, उनका लिबास, उनका चेहरा, और वो एक पॉलिटिकल रिलीजियस लीडरशिप का उन्होंने एक आईना बनाया है जिसको वो दिखाते हैं। तो अच्छा है, वो अपनी तरह से राजनीति कर रहे हैं। पर ये एक अंडरस्टैंडिंग लोगों में हिमांशु दिखाई पड़ी जब बंगाल और उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, और उन चुनाव में पॉपुलैरिटी बहुत थी, ओवैसी की सभाओं में भीड़ बहुत थी, दिल्ली में भी भीड़ बहुत थी। वोट देने का जब टाइम आया तो ममता बनर्जी को वोट दिया गया, वोट अखिलेश यादव को दिया गया, वोट अरविंद केजरीवाल को दिया गया। क्योंकि देखिए सबसे बढ़िया टैक्टिकल वोटिंग मुस्लिम समाज करता है। उसे अपने वोट की वैल्यू चाहिए कि मैं कहीं भावनात्मक रूप से देकर के अपना वोट ज़ाया तो नहीं कर दूंगा। और देखिए नतीजे सामने हैं, ममता बनर्जी चुनाव जीतती हैं। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से सरकार ममता बनर्जी की अगर बनी है तो मुस्लिम समाज के वोटरों ने उनका साथ दिया। आप उत्तर प्रदेश में आइए तो ये जो इजाफा हुआ है सीटों में, ख़ासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत फ़ायदा हुआ है। एक तरफा वोटिंग अखिलेश यादव को हुई, ज़रा सा भी वोट दिल्ली में टूट करके इधर उधर नहीं गया, जबकि सभाओं में बहुत भीड़ थी ओवैसी की, लेकिन ओवैसी को वोट नहीं, वोट मिला ज़रा भी इधर उधर नहीं हुआ और केजरीवाल वोट लेकर के गए। तो ये पूरा जो उदाहरण है ये कहता है कि एक जो टैक्टिकल वोटिंग का तरीका है मुस्लिम्स का, शायद वो समझ नहीं पा रहे हैं ओवैसी कहते हैं कि मेरी पार्टी, मैं वोटर को एक जैसे जातियों को लुभाने की कोशिश की जाती है दूसरे दलों के द्वारा, तो मैं मुस्लिम्स को एक ऐसा समाज बनाना चाहता हूं जिसे लुभाया जाए, जिसे अपनी तरफ किया जाए। अब ये जातियों को तो अपनी तरफ किया जाता है, राजभर को अपनी तरफ कर लिया किसी ने, कुर्मी को कर लिया अपनी तरफ किसी ने, लेकिन ये मुस्लिम कौम है ये, और ये एक रिलीजियस आइडेंटिटी है, इसको अपनी तरफ नहीं किया जा सकता है। इसके या तो खिलाफ राजनीति होती है या इनके साथ राजनीति होती है, और यहीं पर ऐसा लगता है बेसिक मिस्टेक हो रहा है। 4 विधायकों को लेकर क्या कोई बड़ी पिक्चर बनने वाली है आने वाले समय में? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुल मिलाकर उपचुनाव में 1 सीट बढ़ी आरजेडी की, 76 हुए और 4 ये, यानी कि 80 उनके पास विधायक हो चले हैं। वो जो जादुई आंकड़ा है 122 का जिसमें सरकार बन सकती है, उससे 7 कदम दूर हैं, यानी कि 7 विधायक दूर हैं। क्या कोई बड़ी पिक्चर आने वाले दिनों में राजनीतिक तौर पर बिहार में दिखने वाली है? बिहार में देखिए 7 विधायक तब आप कह रहे हैं जब आप मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस के 19 विधायक साथ आ जाते हैं आरजेडी के,
और वो हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, मांझी जी की पार्टी थोड़ी नाराज रहती है, हालांकि एनडीए में है, तो वो भी इस तरफ चली जाती है। कम्युनिस्ट जो कुछ जीते हैं सीपीआई वाले वो भी चले जाते हैं। देखिए आंकड़ा तो है, लेकिन आंकड़ा 5-6 से घट जाता है, 7 घट जाता है, और ये 7 पाने का कोई जरिया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू एक हैं अभी। अगर जेडीयू या भारतीय जनता पार्टी टूटती है तभी जाकर के वो आंकड़ा पूरा होता है, जिसकी संभावना न के बराबर मुझे लगती है, क्योंकि गवर्नर, स्पीकर आप जान ही रहे हैं, वो तो उनका बड़ा से होता है। महाराष्ट्र के क्राइसिस में हमने यही देखा है, और ये बहुत आसान नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक तस्वीर है कि क्या कोई बड़ी योजना है बिहार में जो कि, क्योंकि ये हम अमूमन सुनते रहते हैं कि कोई खिचड़ी जो जेडीयू और आरजेडी के बीच पक रही है, बातें हो रही हैं, तो क्या ये उस तरफ कोई मूवमेंट हो रहा है क्या? अभी तक कोई ऐसी जानकारी आई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत सबल स्थिति में अभी है बिहार में। उसकी 76 सीटें हैं और 74 आई थिंक, हाँ 78 सीटें, 78, क्योंकि अभी हाल में वो मुकेश साहनी की जो पार्टी है थी, उसके सारे विधायक ज्वाइन कर लिए, तो अब उनका आंकड़ा 78 का हो गया और आरजेडी का आंकड़ा 80 का हो गया, तो अब ये सिंगल लार्जेस्ट हो गई। पहले बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट हो गई थी। तो आप ये देखिए कि वो इतनी मजबूत स्थिति में है, वो जेडीयू को समर्थन दे रही है। जेडीयू 42-45 पार्टी है उसके एमएलए, उनका उन्होंने मुख्यमंत्री बनाकर रखा हुआ है, और उनकी कोशिश ये है कि हम इसको चलाते रहें। अब ऐसे में नीतीश कुमार क्यों छोड़ करके आरजेडी की तरफ जाते हैं? क्या ऐसी डील होगी? क्योंकि उधर अगर गए और उधर भी मुख्यमंत्री ही बने तो बहुत फायदा तो है नहीं, और अगर उधर गए और तेजस्वी मुख्यमंत्री बने तो फिर वो क्यों जाएंगे? बिल्कुल। तो ऐसे में समझ नहीं आता है, सुनते तो हम रहते हैं, लेकिन किस तरफ वहाँ की राजनीति जा रही है। पर यह ज़रूर है कि विपक्ष जिस तरह से बिहार में मजबूत है, उत्तर प्रदेश या फिर दूसरे राज्यों में, दिल्ली में इस तरह मजबूत नहीं है, और कुछ खेल करने की गुंजाइश वहाँ पर बहुत आसानी से समझ में नहीं आती। हाँ, ये ज़रूर है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच तल्खियाँ बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि ये सब दिखावटी होती हैं। असली कहानी तो ये है कि दोनों अलग इसलिए नहीं होते हैं कि दोनों जानते हैं कि जेडीयू को अलग किया गया तो जेडीयू आरजेडी के साथ चली जाएगी, तो नुकसान में बीजेपी हो जाएगी। अभी कम से कम सत्ता पक्ष में तो है। तो ये जो बहुत ही स्पेशल पोजीशन जेडीयू ने बिहार में अख्तियार कर रखा है, इस कारण से ऐसा नहीं लगता है कि आरजेडी के साथ तुरंत चले गए और बहुत उनको फ़ायदा हो जाएगा। अनटिल एंड अनलेस 2024 के मद्देनज़र कोई बड़ा प्लान कुछ लोगों के दिमाग में है, और उस कार्य योजना को अंजाम देने के लिए ये 4 विधायक एआईएमआईएम के तोड़े गए हैं, क्योंकि इसको तोड़ करके आरजेडी को बहुत फायदा तो है नहीं। तो अगर तोड़ा गया है तो इसका मतलब है कि कोई लार्जर डिजाइन तो नहीं। तोड़ा गया है या फिर टूट गए हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि नहीं तोड़ा गया, इसलिए कि बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे, तेजस्वी बहुत दिन से चाहते थे कि ये सब विधायक चले आए। उन्हें लगता था कि ये जो हमारी सीटें थी और कैसे जीत गए, और उनके चक्कर में हम मुस्लिम वोट बैंक हमारा इधर उधर न चला जाए, तो ज़रूरी है कि इनको लेकर के आ जाओ। अब कोई ऐसी बात तो नहीं है कि उनको कोई प्रलोभन दिया गया है कि देखो आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होने वाला है कि तुमको हम वैसे कर देंगे, यहाँ कॉम्पनसेट कर देंगे। तो ये कुछ अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी साहब, और पीछे से उनका ही कुनबा जो है वो बिखर सरकार बनाने की स्थिति में अभी आरजेडी आ जाए ऐसा लग नहीं रहा है। हालांकि अंदर कुछ और बात चल रही हो तो बात अभी पता नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए तो यही स्थिति जो साफ तौर से दिख रही है कि सरकार बनाने की स्थिति में तो है नहीं। ऐसे में 4 विधायक लेकर एआईएमआईएम के क्या संदेश देने की एक तरह से कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं? आपको क्या समझ में आता है, क्या संदेश राजनीतिक तौर पर? ये कि मुस्लिम वोट बैंक जो बिखर गया था खासतौर पर सीमांचल में, वो एक है और वो आरजेडी के पीछे है। देखिए ये बात तो सच है कि आरजेडी को अधिकांश मुस्लिम वोट्स बिहार के मिलते हैं, और जेडीयू भले अपने आप को कहती हो कि हम सेक्युलरिज्म के झंडा बरदार है, लेकिन उनको वोट्स नहीं मिलते हैं क्योंकि उनका एसोसिएशन बीजेपी के साथ है। जो कुछ वोट मिलते हैं वो नीतीश कुमार की अपनी पर्सनालिटी की वजह से मिलते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मुस्लिम समुदाय को बहुत ज़्यादा बिहार में कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एक अदावत सी स्थिति रहती है सरकार के साथ, उनकी वैसी कोई स्थिति वहाँ पर नहीं है, तो वो अच्छी बात है। लेकिन उसके लिए उनको वोट बहुत मिलता है ऐसा नहीं है। हाँ,
मुस्लिम कौम ये विश्वास तो करती है नीतीश कुमार पर, ये नहीं समझती है कि उसे नुकसान होगा उनके रहते रहते, और शायद यही है वजह कि बहुत से उनके भी मुस्लिम विधायक जीत जाते हैं। पर ज़्यादातर जो विधायक है और वोट्स हैं वो तो आरजेडी के साथ है। तो इस कंसोलिडेशन से आरजेडी को कम से कम ये इम्प्रेशन देने में मदद मिलेगी कि तो भाई जो लार्जेस्ट समाज है मुस्लिम समाज, वो तो अपने साथ है, और ये केवल पूरे बिहार में नहीं बल्कि सीमांचल में भी जहाँ ज़्यादातर मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। तो ये एक इम्प्रेशन देना किसी भी चुनाव के पहले बहुत ज़रूरी है आरजेडी के लिए, और शायद वो उन्होंने 24 की तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि अभी विधानसभा तो बहुत दूर है, 24 ही है जो नज़दीक है, तो उसके लिए संदेश देने की कोशिश। 24 की भी तैयारी, और कह सकते हैं कि देखिए राजनीति एक दिन में तो होती नहीं है, हर रोज उसको करना पड़ता है, तब जाकर नतीजे आते हैं। तो ये कोशिश में लगे थे, और देखिए वो कोशिश का नतीजा सामने आ गया है। और विधायक जो ज्वाइन करता है वो देखता है कि मेरा अगला चुनाव किसके साथ होने से आसान रहेगा। तो इन चारों को लगा ऐसा कि मेरा अगला चुनाव आरजेडी के साथ होने से ही निकलेगा, क्योंकि राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता है, और नफा नुकसान देखकर ही जो है नेता आगे कदम रखते हैं। और कहीं ना कहीं ओवैसी की जमीन कमजोर हुई सीमांचल में, तभी तो निकल करके भागे लोग, ये मानकर चला जा सकता। चलिए संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे दर्शक क्या सोचते हैं, ओवैसी की पार्टी में आखिरकार ये टूट हुई है तो ये कैसे हुई है, क्यों हुई है, आपको क्या कारण लगता है, और क्या बिहार के अंदर आने वाले दिनों में कोई बिग पिक्चर देखने को मिलेगी, या फिर 2024 के लिए ये तैयारी तेजस्वी की तरफ से की जा रही है? आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।